हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 5th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 23 टॉपिक हम प्रीवियस 4 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे हर स्टार्ट इनिशिएटिव के बारे में, देन चर्चा करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान मिशन के बारे में, एक स्कीम इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल की बात की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम आसियान कंट्री की लोकेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हर स्टार्ट इनिशिएटिव से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हर स्टार्टर इनिशिएटिव है वह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सपोर्टेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनेस्को के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कनेक्ट करेगा वुमेन लेड स्टार्टअप्स को इन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ओनली। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो हर स्टार्टअप इनिशिएटिव है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए यूनेस्को के द्वारा नहीं बल्कि ये यूनिसेफ के द्वारा सपोर्टेड है, तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये वुमेन लेड स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ही केवल सपोर्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर भी उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके बारे में। जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया, हर स्टार्टअप इनिशिएटिव को। जो हर स्टार्ट इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा। ये सपोर्टेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ के द्वारा। जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने जो लास्ट ईयर जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई थी, उसमें उसने रिकॉग्नाइज़ किया था कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव होंगे वह गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे। इसका जो पर्पज़ है हर स्टार्टअप इनिशिएटिव का कि ये वुमेन को जो स्टार्टअप हैं उसके स्केल अप करने के लिए उनको सहायता प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ ये कनेक्ट करेगा वुमेन लेड स्टार्टअप को प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। ये जो न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि उनके जो इनोवेटिव आइडिया हैं उसको टेक ऑफ करा सकें। इसके अलावा हम यूनिसेफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यूनिसेफ ये एक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में जानी जाती है। ये एजेंसी है यूएन की एंड ये 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये प्रोवाइड कराती है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड फॉर द चिल्ड्रंस। इसको इसके कार्यों के लिए 1965 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया है और 1989 में इसे इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो ये था क्वेश्चन हमारा हर स्टार्ट इनिशिएटिव के पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्स ऑर्बिटर मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ PSLV C-25 के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था इंडिया का। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट है जो कि सर्वाइव कर सका बेन एलन बेल्ट में और साथ ही साथ इसने इसको क्रॉस किया 39 टाइम्स। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑफ मिशन ऑफ इंडिया है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्पेस क्राफ्ट है जो कि सर्वाइव कर चुका बेन एलन बेल्ट में और उसने इसको 39 टाइम्स इसको क्रॉस किया, तो ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी इसके बारे में। अभी जो मंगलयान है मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसका पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया है और इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ PSLV C-25 के द्वारा नवंबर 5, 2013 में।
इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको PSLV C-25 की अगर बात करें, एक्सटेंडेड लॉन्च वर्जन है PSLV लॉन्च व्हीकल्स का। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें कि इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन में कौन कौन से पार्ट्स थे, तो उनके बारे में देखें तो इसमें लेमन अल्फ़ा फोटोमीटर था, जो कि एक एब्जॉर्प्शन सेल फोटोमीटर के रूप में था, जो कि प्लेनेट से अगर किसी भी तरीके का अगर वाटर लॉस होता है तो वह उसको थ्रू लाइट उसको डिटेक्ट कर सकता था। इसके अलावा इसमें मार्स कलर कैमरा लगा हुआ था, जो कि कैप्चर करता था इमेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द जो सरफेस फीचर्स हैं प्लेनेट के, साथ ही साथ उसका कंपोजिशन क्या है। साथ ही साथ इसमें थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, जो कि ऑपरेट करता था डे एंड नाइट, और ये मैप करता था सरफेस कंपोजिशन जो कि मिनरलॉजी है मार्स की, उसके बारे में। इसके अलावा इसमें मार्स एक्सोस्फेरिक नेचुरल कंपोजिशन एनालाइजर लगा हुआ था, जो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था, जो कि एनालाइज करता था पार्टिकल एनवायरनमेंट ऑफ द मार्स प्लेनेट। इसमें एक मेथेन सेंसर भी लगा हुआ था, जो कि मेथेन की प्रेजेंस को जो मार्स के प्लेनेट पे उसका पता लगाता था। साथ ही साथ ये मीथेन क्या होती है कि एक साइन होती है लाइफ का इन द प्लेनेट, तो इसके बारे में मीथेन सेंसर के द्वारा पता लगाया जाना था। ये इसके अंतर्गत पार्ट्स लगे हुए थे। इसके अलावा हम इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट कंट्री का था जिसने अचीव किया मार्स ऑर्बिट इंसर्शन के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने मार्स मिशन भेजने में सफलता प्राप्त की। साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम थी। इसके अलावा मार्स ऑर्बिटर मिशन था काफ़ी चीपेस्ट था और फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था वर्ल्ड का। अगर चीपेस्ट में बात करें तो वर्ल्ड का इस तरीके का चीपेस्ट फर्स्ट मिशन था, जबकि इंडिया की बात करें तो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था इंडिया का। इसमें जो फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट था जो कि सर्वाइव कर चुका बेन एलन बेल्ट में, और इसने इसको क्रॉस किया 39 टाइम्स। मार्स ऑर्बिटर मिशन की अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑफ पीस इसको मिल चुका है। साथ ही साथ इसको स्पेस पायनर अवार्ड भी 2015 में मिल चुका है। इसकी अगर हम बात करें जो बेन एलन रेडिएशन बेल्ट है वह क्या है, जिसको इसने अभी क्रॉस किया 39 टाइम्स। ये जो बेन एलन रेडिएशन बेल्ट है एक जोन है फॉर एनर्जाइज्ड जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसका, जो और इसमें से जो भी ये चार्ज पार्टिकल है ये ओरिजिनेट हुए हैं बाय द सोलर विंड, और इसको कैप्चर कर लिया गया है जो प्लेनेट के हमारे जो अर्थ के अराउंड में जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में इस तरीके के 2 बेल्ट्स हैं और अदर जो भी टेम्परेरीली इसमें क्रिएट होते रहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी की गई थी इस बेल्ट की जेम्स बेन एलन के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम जेम्स एलन रेडिएशन बेल्ट पड़ा। और जो अर्थ बेल्ट है वह बेन एलन रेडिएशन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसके अगर हम 2 मेन बेल्ट्स की बात करें तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वह है 640 से 58,000 किलोमीटर तक एबव द सरफेस, और साथ ही साथ ये रीजन है इसमें रेडिएशन लेवल्स वेरी करता रहता है, एक सा रेडिएशन लेवल नहीं रहता। तो ये हमने बात की मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन स्कीम के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है जो कि इसका उद्देश्य है डिमॉन्स्ट्रेट करना इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको बढ़ाना, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन टेक्निक को इंटीग्रेटेड मैनर में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में इसको इंक्रीज करना। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं एंड ट्राइबल फार्मर्स हैं वे इसके लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वह है कि इंकरेज करें फार्मर टू कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए शिफ्ट करें किस पर, मिलेट कल्टीवेशन में, और इसके लिए इनको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री किट्स, क्रिटिकल इनपुट्स और जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट है वो इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इट मीन्स इसमें पूछा गया है कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उसमें शिफ्ट करें मिलेट के लिए और उनको इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है कि इम्प्रूव करना प्रोडक्शन को, साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो वैल्यू एडिशन जो टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेटेड मैनर में उनको डेवलप करना।
सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की जो बात की गई है वह इसके लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। और थर्ड में जो बात की गई है कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि इंक्रेज करे फार्मर को कॉमर्शियल क्रॉप से शिफ्ट होने में, किस पे, मिलेट कल्टीवेशन के लिए, तो इस तरीके का इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा C 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेफेड है, उसके बीच में मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए एक MOU साइन हुआ है फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि हम 2023 में सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसके लिए ये चर्चा में रहा। इसके अलावा इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट जो प्रमोशन स्कीम है उसके बारे में देखते हैं। ये एम, इसका जो उद्देश्य है कि जो इम्प्रूव करना प्रोडक्शन को और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेटेड मैनर में, जिससे वे मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स की जिस तरीके की डिमांड होती है उसके आधार पर मिलेट को प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक के रूप में है जो कि ऑर्गेनाइज करेगा सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, और फोर्थ कैटेगरी में रहेगा जो सॉर्गम, मिलेट सॉर्गम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट एंड स्मॉल मिलेट्स के रूप में। और इसकी अगर हम बात करें तो जो पुअर और स्मॉल एंड मार्जिनल एंड ट्राइबल जो फार्मर हैं इसके लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट 2023 में सेलिब्रेट करना है उसका जो उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रही है जिससे मिलेट से संबंधित प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इससे संबंधित वे कई इवेंट्स उसने लॉन्च किए हैं जैसे कि इंडियाज़ वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज एंड माइटी मिलेट क्विज एंड लोगन इस तरीके के वे प्रोग्राम आयोजित कर रही है। अगर हम इंडिया के प्रपोजल की बात करें तो इंडिया ने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 बनाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने इंडिया ने जो प्रपोजल दिया था उसको एक्सेप्ट किया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने के लिए डिक्लेयर किया, और ये एडॉप्टेड किया गया था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन बाय द इंडिया ने इसको प्रपोज किया था और इसको सपोर्ट किया गया था 70 नेशंस के द्वारा। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें तो अवेयरनेस फैलाना और साथ ही साथ लोगों को कंट्रीब्यूट करवाना फूड मिलेट्स को फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए, इसको इंस्पायर करना स्टेक होल्डर्स को कि वह इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ मिलेट्स को इंक्रीज कर सकें, और साथ ही साथ फोकस करना इनहेंस इन्वेस्टमेंट जो कि मिलेट के प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स एक कलेक्टिव टर्म है जो रेफ़र करती है नंबर ऑफ स्मॉल जो सीडेड जो एनुअल ग्रासेस होती हैं उनको, जो कि कल्टीवेट की जाती हैं। इनको जो कल्टीवेट किया जा सकता है ड्राई एरिया में, टेम्परेट एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में। और जो इसमें जो कॉमन मिलेट्स हैं अवेलेबल हैं इंडिया में जैसे कि रागी, ज्वार, समा, बाजरा, इस तरीके के ये मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इसके हम हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो फर्स्ट जो डोमेस्टिकेटेड फूड के रूप में देखा गया था फर्स्ट प्लांट को वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत देखा गया था, और इसमें जो 131 कंट्री हैं इसको प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही साथ लगभग 60 करोड़ जो पीपल आपके एशिया एंड अफ्रीका के हैं उनका ट्रेडिशनल ये फूड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द मिलेट्स इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ ये 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, और एशिया का अगर हम बात करें तो 80% ऑफ द एशिया के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिलेट्स के, जो कि अकाउंट करते हैं मोर देन 55% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन को। फॉर मैनी ईयर्स इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है मिलेट्स का। इसके अलावा अफ्रीका में भी अभी पिछले कुछ सालों में उसमें ड्रामेटिकली रूप से मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ा है। इसकी अगर हम बात करें नेफेड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर जो एग्री प्रोड्यूस होता है उनकी मार्केटिंग करने के लिए। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। इसका जो उद्देश्य है कि प्रमोट करना जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग को जो कि एग्री प्रोड्यूस होती है जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो नेफेड है वह ऑपरेशन जो ग्रीन चल रहा है अपने यहाँ पर, जो कि पेरिसेबल गुड्स रहती हैं
पेरिसेबल जो एग्री प्रोड्यूस हैं उनके प्राइस स्टेबलाइजेशन का जो काम कर रहा है उसका भी ये पार्ट है नेफेड, जो कि इंक्रीज़ करता है फार्मर्स की इनकम को। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें जो जजेस के रिमूवेबल के बारे में बात की गई है, इसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो मोशन है इम्पीचमेंट का, जो जजेस के लिए मोशन आता है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो स्पीकर हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन हैं वह उसके द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, डिटेल्स देता है जो इनकैपेसिटी और जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है जजेस को हटाने का, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है जजेस को हटाने की, वो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्ट है, जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत दिया गया है। फोर्थ में कहा गया है कि यदि जजेस के जो इम्पीचमेंट से संबंधित मोशन अगर आता है वोटिंग के लिए, तो इसको जो वोटिंग रिक्वायरमेंट होती है वह मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 2/3 ऑफ दैट टोटल मेंबर जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं उनसे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मोशन इम्पीचमेंट का जो मोशन है वह उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो इस तरीके का अगर मोशन आता है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब उसको वह एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिफाइन किया है जो कि ग्राउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो उसको डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको डिफाइन नहीं किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वह जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ में जो बात की गई है कि अगर मोशन इम्पीचमेंट का वोटिंग के लिए आता है तो उसको ज़रूरत होती है टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी की, और वो इससे 2/3 ऑफ द जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उससे लेस देन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इसमें जो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 और 4 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वह जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफ़र के लिए राष्ट्रपति को जो सलाह देता है, उसके लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपोज किया है प्रपोजल ऑफ द जो 4 न्यू जजेस अपॉइंट किए जाने हैं उनके बारे में। और इन्होंने इस बार ये अलग इसलिए रहा क्योंकि जो कोर्ट के जो जजेस हैं, जो कॉलेजियम के जो मेंबर हैं, उन्होंने इसको रिटर्न नोट में दिया, जबकि ये पहले जो किया जाता रहा था वह एक फॉर्मल मीटिंग के रूप में किया जाता था सीजीआई के रूप में। मतलब वह पहले इस तरीके से जो सीजीआई के साथ फिजिकल मीटिंग करके इस तरीके का सजेशन दिया करते थे, अपोज किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक रिटर्न नोट के द्वारा इसको किया, तो इसके कारण से यह भी चर्चा में रहा। अगर हम ये कॉलेजियम की बात कर लें तो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित जो सजेशन देता है प्रेसिडेंट को, वह कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके एवोल्यूशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है कॉलेजियम सिस्टम को। तो इससे संबंधित 3 जजेस केस हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट जजेस केस ये 1981 में हुआ था, जिसमें सीजीआई जो रिकमेंडेशन देता है किसी के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जजेस केस में ये कहा गया था कि सीजीआई जो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको किसी कॉग्निजेंट रीजन के आधार पर उसको मना भी कर सकता है। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव थी, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वह एक तरीके से ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में थी जुडिशरी से फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए। इसके अलावा सेकंड जजेस केस होता है ये 1993 में होता है, तब तक यही व्यवस्था चलती रहती है। इसमें जो कहा जाता है कि जो कॉलेजियम होगा
इसमें जो सीजीआई के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाएगी वह सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, बल्कि उसको कंसल्ट करना होगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो कंसल्टेशन है वह बराबर है कंकरेंस के, मतलब जो कंसल्टेशन दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा वह उसको मानना अनिवार्य होगा, मीन्स कंसल्टेशन इक्वल टू कंकरेंस। तो इसमें जुडिशरी एक तरीके से ज़्यादा पावरफुल हो गई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव। अगर हम थर्ड जजेस केस की बात करें तो थर्ड जजेस केस ये 1998 में हुआ। इसमें जो व्यवस्था दी गई उसमें कहा गया कि सीजीआई को कंसल्ट करना होगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो पहले 1993 में 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो बात की गई थी वो 1998 में 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के कंसल्ट करने की बात की गई, और यही व्यवस्था आज भी चल रही है। अगर हम बात करें तो 4 जजेस केस भी हुआ जो कि 2015 में हुआ। इसमें हुआ क्या, जो पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई, एनजेक लेकर आई, जिसमें यह प्रयास किया गया कि इसमें जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की भी भागीदारी होगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। लेकिन इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ग्राउंड पे खारिज कर दिया गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसे संविधान में किसी भी संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 1973 में केशवानंद भारती केस से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा हम जजेस के रिमूवेबल की बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू। इसमें 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें जो मोशन आएगा इम्पीचमेंट का वह 100 मेंबर के साइन के द्वारा आएगा लोकसभा में, और अगर वो राज्यसभा में लाना है तो 50 मेंबर के साइन के द्वारा उसको लाया जाएगा। ये स्पीकर जो मोशन लेके आएंगे वो स्पीकर के सामने पेश करेंगे, इसमें चेयरमैन के सामने पेश करेगा, और इसमें यह है कि वह उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। और ये जो प्रोसीजर दिया गया है वह जजेस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत दिया गया है, ना कि संविधान के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें फिर जो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे वह एक कमेटी का निर्माण करेंगे जो एक 3 मेंबर कमेटी होगी, जिसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जजेस ऑफ हाई कोर्ट होगा, साथ ही साथ एक इमिनेंट जुरिस्ट होगा। और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो मोशन लेकर आए हैं वह सही है या नहीं। तो उसके आधार पर अगर वह सही पाते हैं कि ये मोशन सही है और जज को उसके पद से हटा दिया जाना चाहिए, तो फिर उसको एक हाउस में उस पर वोटिंग कराई जाएगी, और जो वोटिंग होगी वह स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस से पास कराई जाएगी। और स्पेशल मेजोरिटी में टोटल नंबर ऑफ द हाउस के जो मेजोरिटी रहेगी उसको, साथ ही साथ उसमें 2/3% एंड वोटिंग भी से कम वोट भी नहीं होने चाहिए। फिर इस मोशन को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास कराकर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा उस जो जज को रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम आर्टिकल 124 की बात करें तो उसमें जो जजेस के रिमूवेबल के 2 ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात की गई है। लेकिन इसमें एक ध्यान ये रखना है कि इनको संविधान के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि इनको केवल वर्ड के रूप में आर्टिकल 124 में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जजेस के रिमूवेबल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसियान कंट्री से संबंधित है, जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कंट्री जो आसियान कंट्री है वह लैंडलॉक नहीं है। तो इसमें आपको इस कोड के द्वारा करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है कंबोडिया, सेकंड वियतनाम, थर्ड लाओस एंड फोर्थ थाईलैंड। तो इसमें अगर हम बात करें तो कंबोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड तीनों ही कोस्टल कंट्री हैं, लेकिन जो लाओस है वह लैंडलॉक कंट्री है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 यानी कि बी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हम टोटल जो आसियान मेंबर कंट्री की बात करें तो केवल एक लाओस ही ऐसा है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। बाकी जो अदर जो 9 कंट्री हैं आसियान की वह एक कोस्टल कंट्री हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 10 कंट्री शामिल हैं आसियान रीजन में। अगर हम आसियान ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 से, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे। और बाद में जब पोस्ट वियतनाम वॉर और पोस्ट जो कोल्ड वॉर के बाद
जो ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसके मेंबर बने। जो आसियान डे है वह ऑब्जर्व किया जाता है 8 अगस्त को, और इसका जो सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसका जो मोटो है वह है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। जो सेबू डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो जो आसियान कम्युनिटी से संबंधित है, जो कि 2015 में आया। आसियान कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें तो इसके 3 पिलर हैं, जो आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड जो थर्ड है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। जो इसका जो चार्टर आया था आसियान का, वे फोर्स में आया 2008 में, और जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर हम आसियान के मेंबर कंट्री की बात करें तो इसमें 10 कंट्री शामिल हैं। अगर उसको हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करें तो टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनई एंड बी से बर्मा यानी कि म्यांमार, एस से सिंगापुर इसमें शामिल हैं। ये ऑल 10 कंट्रीज़ की लोकेशन आप इसमें मैप में देख सकते हैं। तो ये था हमारा अक्टूबर मंथ का 5th सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।